Hello friends, recently the one news is much talked about at all levels, whether it is in corporates, businessmen or all the accounting community. तो आज मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी के दौर में जबकि हम अब इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हम मार्च के महीने में जहाँ पे हम अपने फाइनेंशियल क्लोजर से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर के हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सही करने में लगे हुए हैं। तो इसी बीच अचानक से आज के दौर में मार्केट में जो सबसे डिबेटेबल टॉपिक है वो एसएमईज़ की पेमेंट्स को लेके है। तो अभी एक सेक्शन है, सेक्शन 43BH। ये सेक्शन 43BH गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2023 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में अप्लीकेबल है। क्यों सारे कॉरपोरेट्स, बिजनेसमैन और जो भी अकाउंटिंग कम्युनिटी के लोग हैं, क्यों इस प्रोविज़न से लेके बहुत ही खौफ है और इस पे बहुत तरह की डिबेट और चर्चाएं चल रही है। और इन सब के बावजूद हमारे बिजनेस ऑनर को जो बहुत तरह के सवालात हैं, उनके मन में इसको लेके बहुत तरह के जो कन्फ्यूजन्स हैं, उसका सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैं आपके इन्हीं सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सेक्शन 43BH के ऊपर मैं ये वीडियो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं CA नवल चौधरी आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और कोशिश करेंगे कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए और भी किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो ला सके जो हमें काफ़ी इनकरेज करेगा। तब चलिए हम आपको बताते हैं सेक्शन 43BH क्या है। तो अक्सर हम हर कोई बिजनेस जो भी कर रहा है, तो उनका एक बिजनेस का जो सप्लाई पार्ट है, तो किसी न किसी तरीके से MSME से भी कोई ना कोई सप्लाई ले रहा है या किसी तरह की सर्विसेज ले रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि MSME क्या है। MSME एक्ट के अंदर कौन कवर हो रहा है। तो जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है, उसके अंदर कौन कवर हो रहा है। तो एक मैक्रो हो गया, दूसरा स्मॉल हुआ और तीसरा मीडियम कंपनी हो गया। तो माइक्रो की डेफिनेशन को हम कैसे समझेंगे कि कोई कंपनी मैक्रो है या वो स्मॉल कंपनी है या ये मीडियम इंटरप्राइजेज है अंडर द MSME एक्ट। तो उसके लिए दो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने रखा है। एक है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरी क्राइटेरिया है टर्नओवर का। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ तक की है और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो आप मैक्रो एंटिटीज़ के अंदर फॉल करेंगे। अब जानते हैं स्मॉल कंपनीज़ के बीच में, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में 10 करोड़ है और आपकी जो टर्नओवर है 50 करोड़ है, तब आप स्मॉल कंपनी कहलाएंगे। और अब जानते हैं मीडियम कंपनी के बीच में, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी के अंदर 50 करोड़ है और अगर आपकी टर्नओवर 250 करोड़ तक है, इसका मतलब 50 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक है, तो आप मीडियम इंटरप्राइज में आएंगे। तो अभी जो सारा मसला फंसा हुआ है MSME को पेमेंट्स को लेके, कि जो भी आप पेमेंट सर्विस और सप्लाईज लेते हैं MSME से, तो गवर्नमेंट ने इस सेक्शन के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है
कि एमएसएमई को टाइमली पेमेंट मिल जाए। और एमएसएमई पेमेंट्स के लिए 2 क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आपका एमएसएमई के साथ कोई एग्रीमेंट है पेमेंट्स को लेके, तो मैक्सिमम जो पीरियड है वो 45 डेज मिलेगा। और अगर आपने किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा है तो 15 डेज का है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एमएसएमई के साथ कोई एग्रीमेंट कर रखा है और उसमें आपने क्रेडिट पीरियड 90 डेज रखा है, तो आपकी क्रेडिट पीरियड 45 डेज ही मानी जाएगी। जो लॉ एमएसएमई एक्ट प्रोवाइड करता है वो मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड 45 डेज ही आपको अलाउ करता है। इसका मतलब जो भी सर्विसेज और सप्लाईज आप एमएसएमई से लेते हैं तो उनकी पेमेंट एग्रीमेंट होने के कंडीशंस में 45 डेज़ के अंदर पे कर दें, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो विदिन 15 डेज़ कर दें। अब आइए जानते हैं कि अगर आप ये पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं तो इसका क्या असर होगा। इसका असर ये होगा कि जो भी एमएसएमई के द्वारा आपने परचेज किया हुआ है तो आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको एज ए एक्सपेंडिचर ट्रीट किया होगा, वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा और उस पर आपके कंपनी के स्लैब के अकॉर्डिंग आपका फुल टैक्स उस पर चार्ज हो जाएगा। तो ये जो सबसे बड़ा नुकसान है हमारे बिजनेसमैन को इस नए प्रोविजंस की वजह से, जो कि उनके बिजनेस के ग्रोथ के लिए और उनकी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो एक तरफ गवर्नमेंट का इंटेंशन कि एमएसएमई को राइट टाइम पे सही टाइम पे पैसा मिल जाए, वहीं पे दूसरी तरह जो कंपनियां सर्विसेज ले रही है उनको इस हार्डशिप का फेस करना पड़ेगा। अगर उन कंपनियों को आगे से कैश फ्लो नहीं मिल पाता है तो वो अपने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, सप्लायर को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, और उसका इम्पेक्ट होगा कि उस एक्सपेंडिचर पे जिनका उनका पास आउटस्टैंडिंग पेमेंट है उस पर उनको टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये बहुत ही हार्श प्रोविज़न है। हो सकता है सरकार इस मामले में रिप्रेजेंटेशन मिलने पे कुछ विचार करे, लेकिन अभी तक का लॉ यही है कि अगर आपने कोई भी एमएसएमई से परचेज किया है तो उस पर टैक्स लगेगा। अब आइए जानते हैं कि एमएसएमई में कौन कवर नहीं होंगे। अगर आपका बिजनेस है जो बिजनेस सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कि आपने सेल और परचेज किया, सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी में अगर कोई भी एमएसएमई इंगेज है और उसकी पेमेंट ड्यू है तो उस पर ये प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडर्स एमएसएमई एक्ट के बाहर रखा गया है। दूसरा, जो मीडियम इंटरप्राइजेज है, जहां हमने उनके डेफिनेशन में बताया था कि मीडियम इंटरप्राइजेज वो इंटरप्राइजेज है जिनकी इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में 10 करोड़ से ऊपर की है, 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ की है, और टर्नओवर जो है 50 करोड़ से लेके 250 करोड़ है, वो मीडियम इंटरप्राइज के अंदर कवर होगा। तो अगर आप मीडियम इंटरप्राइज के साथ किसी भी तरह का कोई डील करते हैं तो आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है। अगर उनका आउटस्टैंडिंग भी आपके पास रहेगा तो आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ नहीं होगा। ये कंडीशंस मीडियम इंटरप्राइज के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। तीसरी कंडीशन कि जब आप एमएसएमई को पता कैसे करेंगे, तो जो भी सप्लायर आपके पास है तो आप उन सप्लायर के साथ एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करें, उनको मेल करें, उनको लेटर भेजें कि क्या आप एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो हमें उनकी सर्टिफिकेट अटैच करके आपको दे दें। अगर आपके सप्लायर ने कोई इंटीमेशन नहीं दिया है तो आप मान सकते हो कि वो एमएसएमई एक्ट के बाहर है, लेकिन आपको उस सप्लायर के साथ एक करस्पॉन्डेंस करनी पड़ेगी और उसकी एविडेंस आपके साथ होनी चाहिए कि आपने अपने सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन किया और आपके सप्लायर ने आपको कोई भी अपने बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बताया।
तो जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने सप्लायर के बारे में, तो फिर आप डिसाइड कैसे कर पाएंगे कि ये माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज है। तो अगर नहीं कर पाएंगे तो ये भी आपके उस दायरे से बाहर हो गया। लेकिन आपको करस्पॉन्डेंस करना ज़रूरी है और उसकी एविडेंस भी होनी चाहिए। तो इसके लिए या तो आप ईमेल कर लें या उनको आप स्पीड पोस्ट के थ्रू आप उनको लेटर भेज दें। लेकिन ये कम्युनिकेशंस आपको इमीडिएट करने की ज़रूरत है, ये नहीं कि आप 31 मार्च के बाद इनको करेंगे। अब इस प्रोविजंस के आने से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन होगा? इससे ज़्यादा इम्पैक्ट माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज होंगे कि जो भी बड़ी कंपनियां हैं अब वो क्या करेंगे कि इस तरह की एंटिटीज से सर्विसेज और सप्लाई लेने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो एक तरह से जो गवर्नमेंट का एक वेलफेयर मेजर था कि हम एमएसएमई को टाइमली पेमेंट इंश्योर कराएं, तो इनका ये काउंटर प्रोडक्टिव भी होगा। तो गवर्नमेंट को इस प्रोविजंस को लेके देखने की ज़रूरत है। और ट्रेड से रिलेटेड जो हर ट्रेड के अंदर ये कैश फ्लो की भी समस्या, वर्किंग कैपिटल की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो जिनके पास वर्किंग कैपिटल की समस्या बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इस प्रोविज़न से अफेक्टेड होंगे। और जो इस दायरे में नहीं आएंगे, तो अगर आपका कोई भी सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो अपनी रिटर्न 44 AD के अंदर फाइल करता है तो भी आपको इस चीज़ का अप्लीकेबल नहीं होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस सेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे उसको मैंने आपको डिटेल में आपको बता दिया है। फिर भी आपको लगता है कि किसी भी तरह की क्वेरीज हैं, किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो हमारे इसी चैनल पे आप जो है अपने कमेंट्स करना ना भूलें। तो आपके कमेंट्स का हमारी टीम सही तरीके से उसको रिप्लाई करेगी। थैंक यू वेरी मच।